जनता, कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल। दिस इज मी अनुपम उपाध्याय और आज हम शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो भैया ये वाला जो चैप्टर है ये 60 मिनट में खत्म हो जाएगा। अपने सभी सखा बंधु दोस्तों को बता दीजिए कि एक पापी प्राणी ने ये पूरा की पूरा चैप्टर सिर्फ 60 मिनट में कंप्लीट करके बता दिया है, हर एक कॉन्सेप्ट को कवर किया है। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इतनी मदद तो आप कर ही सकते हो। मैं आपकी काफी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। अब यहाँ पे देखो बेटा, वर्क डन से हमेशा हर चीज शुरू होती है कि अगर मैं सबसे पहले एक चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, कहीं पे चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है। अब अगर मैं इस चार्ज के अगल बगल, क्या होगा, ये चार्ज बैठा है, चार्ज के अगल बगल इसने क्या बना ली, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली। जब भी कोई चार्ज कहीं जाकर के बैठता है वो अपने अगल बगल अपना साम्राज्य बना लेता है, अपने अगल बगल अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है। तो इस चार्ज ने अपने अगल बगल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इन्फिनिटी से कोई चार्ज लाया जा रहा है। तुम खुद समझो, एक पॉजिटिव प्लस चार्ज इन्फिनिटी से लाया जा रहा है, इन्फिनिटी से एक पॉजिटिव चार्ज लाया जा रहा है यहाँ पे। तो एक चार्ज जो है इस प्लस क्यू चार्ज पर इन्फिनिटी से एक चार्ज को लाया जा रहा है, ठीक है। तो क्या ये दोनों पास आना चाहेंगे? नहीं आना चाहेंगे। तो कोई इंसान बाहर से वर्क करेगा, ये दोनों पास नहीं आ रहे, मुझे बाहर से मेहनत करनी पड़ेगी, चल यार प्लीज चल यार, प्लीज चल यार, प्लीज चल यार। तो मैं इसे फोर्स लगा करके, मैं एक्सटर्नल फोर्स इसे खींच करके वहां से लाऊंगा। तो मैं कुछ करूंगा, कितना काम करूंगा, कुछ ना कुछ काम करूंगा। समझ में आया? क्लियर है? तो जितना भी मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूं, मैं इसके ऊपर वर्क कर रहा हूं, मैं इसे एनर्जी दे रहा हूं, मैं इसे जोश दिला रहा हूं, एनर्जी दे रहा हूं ना। मैं काम कर रहा हूं मतलब मैं एनर्जी दे रहा हूं। भाई चल प्लीज, तू कर सकता है, आजा आजा, मैं तेरे फोर्स लगा रहा हूं, चल चल चल। तो मैं इसे फोर्स लगा के एनर्जी दे के इधर ला रहा हूं, ठीक है। जो मैं इसे एनर्जी दे रहा हूं वो एनर्जी कहां जा रही है? मैंने इसे एनर्जी दी, वो एनर्जी कहां चली गई? वो एनर्जी चली गई इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी में। समझ गए भाई? तो जितना भी मैंने काम करा वो कहां पर चला गया? जितना भी मैंने काम करा वो कहां पर चला गया? इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी में। जैसे एक स्प्रिंग है, उसको मैंने इसे दबाया, तो स्प्रिंग को जब दबाया तो मैंने काम करा, वो काम कहां चला गया? अभी जो मैंने काम करा स्प्रिंग के अंदर की पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि स्प्रिंग दब गई। जैसे ही मैं हाथ हटाऊंगा स्प्रिंग ऐसे उछलेगी। तो बेटा ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पर, जब पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज पर जब मैं दोनों पॉजिटिव चार्ज को पास ला रहा हूं तो स्प्रिंग जैसे ऐसे, जैसे दोनों पॉजिटिव चार्ज को पास आ रहा हूं, ये आना नहीं चाहते, पर मैं फोर्स लगा करके काम करके इनके पास आ रहा हूं। तो जो मैंने काम करा, जो मैंने मेहनत करी, जो मैंने वर्क करा, वो कहां गया? इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी में। सॉर्टेड? तो इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी में चला गया। तो वो कितना काम है? तो हम यहां पे लिखेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। और पोटेंशियल एनर्जी का एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। यहां से यहां तक इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? r होगी। सॉर्टेड है? इसे इस तरफ लाया जा रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट अगर हम dr ले लेंगे तो यहाँ पे f डॉट dr लिख देंगे। हर एक प्राणी को ये बात क्लियर है? जैसे ही हम इस चीज को इंटीग्रेट करेंगे, अच्छा दोनों के बीच का f कितना होगा? चीकू भैया एफ सी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा के क्यू नॉट अपॉन आर का स्क्वायर। के क्यू नॉट अपॉन आर का स्क्वायर, के क्यू नॉट अपॉन आर का स्क्वायर। एवरीवन इज सुपर डुपर क्लियर? ओके, अब क्या होगा? अब यहां पर हम इस चीज को इंटीग्रेट करेंगे। सॉर्टेड? इस पूरी की पूरी चीज को इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि एफ डॉट डी आर वर्क है। पूरी की पूरी चीज को हम यहाँ पर डी आर लगा करके ऐसे इंटीग्रेट करेंगे। हमें यहाँ पर डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी, जो कि कितनी मिलेगी? के क्यू नॉट बाय आर। ओके, तो ये मिल गया हमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। मतलब ये हमें मिल गया कि भैया वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ने कितना किया है। तो अगर देखो जरा ध्यान से, के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, मैं पूरी की पूरी चीज डिटेल में नहीं जा रहा, मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि अगर यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है Q, इस Q चार्ज के पास हमेशा ये बात की जाएगी कि वर्क डन कितना है। तो अगर हमारे पास इन्फिनिटी से एक चार्ज को उठा करके लाया जा रहा है, जैसे हम इन्फिनिटी से उठा करके ले आए हैं, और अब वो सिर्फ r डिस्टेंस पर है, सॉर्टेड। और हम इसके ऊपर इधर से कोई एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है, जैसे मैं हूं, मैं इसे जबरदस्ती खींच के ला रहा हूं, तो इसे दबा रहा हूं, मतलब इसके अंदर मैं कुछ काम कर रहा हूं। और जो एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा है वो क्या काम कर रहा है? वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी को चेंज कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहा है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सॉर्टेड? इसी चीज को नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स भी बोलेंगे। जब इसी चीज को हमने लिखा, हमने पता करने की कोशिश करी, तो f की वैल्यू थी भैया के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, दैट इज के Q नॉट बाय आर स्क्वायर। यही वैल्यू थी, ये वाली वैल्यू समझ में आ गई? अगर इसी चीज में अगर मैं f डॉट डी आर करूं और इसे इंटीग्रेट करूं, f डॉट डी आर करूं और इसे इंटीग्रेट करूं, तो ये चीज कितनी हो जाएगी? के क्यू नॉट अपॉन आर। सॉर्टेड? तो ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी के क्यू नॉट अपॉन आर। तो ये पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू मिली, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर एक क्यू नॉट चार्ज को मैं उठा करके इन्फिनिटी से ला रहा हूं और यहां रख रहा हूं, क्यू नॉट चार्ज को मैंने इन्फिनिटी से उठा करके लाया और यहां पर रखा, क्यू नॉट चार्ज को मैंने इन्फिनिटी से उठा करके लाया और यहां पर रखा, तो क्या हो गया?
क्यू नॉट चार्ज को मैंने इन्फिनिटी से उठा करके लाया और यहाँ पर रखा, तो क्या हो गया, उस क्यू नॉट चार्ज के ऊपर मैंने कुछ काम करा, वो काम कितना करा, इन्फिनिटी से यहाँ तक पे ला करके रखने का जो काम है वो है के क्यू क्यू नॉट बाय आर। समझ में आ गया, पहला पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। चलो अब ये जो पॉइंट तुमने सीखा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वो होता है वर्क। अगर एक चार्ज को इन्फिनिटी से उठा करके यहाँ पर ला करके रखते हैं, तो अगर एक चार्ज ऐसे है और इसका चार्ज स्मॉल चार्ज क्यू नॉट ऐसे है, इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल है। मतलब इस चार्ज की फील्ड में अगर मैंने इन्फिनिटी से क्यू नॉट चार्ज को उठा करके ला करके यहाँ रखा है, तो मैंने 10 जूल काम करा है। इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल है, इसका मतलब कोई ने उठा करके यहाँ पर एक क्यू नॉट को ला करके रखा है, 10 जूल काम करा है। सॉर्टेड है, कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं है। यहीं पे इसी चीज के आधार पे पूरा की पूरा चैप्टर चलने वाला है। ये जो अपन ने अभी जस्ट देखा, ये पोस्ट क्रेडिट समझ लो कि इसका प्री क्रेडिट सीन था। प्री क्रेडिट सीन मींस शुरू का, जो सबसे शुरू का सीन होता है, एकदम जस्ट मूवी स्टार्ट होती है, वो वाला सीन था। अब यहाँ पर इसके आगे हम शुरू करेंगे, क्या होगा देखो, पार्ट 1 जिसमें पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे, पार्ट 2 एनर्जी, पार्ट 3 कंडक्टर, पार्ट और हमारे पास पार्ट 2 लिखा है, लेकिन पार्ट 4 होगा, दैट विल बी कैपेसिटेंस। सॉर्टेड। सबसे पहले शुरू करते हैं भैया पोटेंशियल। पोटेंशियल के अंदर हम काफी सारी चीजें देखने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इसकी बात करेंगे। पोटेंशियल के अंदर हर एक चीज यहां पर लिखी होगी। एक चार्ज यहां पर बैठा हुआ है, ठीक है, हमें पता है कि इस चार्ज के पास अगर मैं एक चार्ज क्यू नॉट ला करके रखूंगा, तो इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी होगी के क्यू क्यू नॉट बाय आर। यही हमने सीखा था अभी। इसका मतलब क्या होता है, इतना काम करना पड़ेगा क्यू नॉट चार्ज को इन्फिनिटी से ला करके यहां रखने में, ठीक है, ओके। तो क्यू नॉट कूलम के चार्ज को इन्फिनिटी से लाके यहां तक रखने में कितना काम करना पड़ेगा, इतना। तो एक कूलम के लिए कितना करना पड़ेगा, ये होता है पोटेंशियल। जैसे अगर किसी पॉइंट को, अगर यहां पर लिखा है कि भैया 10 जूल काम करना पड़ा एक 2 कूलम के चार्ज को लाके रखने में, तो अगर मैंने इन्फिनिटी से 2 कूलम का चार्ज ला करके यहां पर रख दिया, अब इनकी पोटेंशियल एनर्जी सपोज 10 जूल आ गई, तो 2 कूलम के चार्ज को इन्फिनिटी से ला करके यहां पे रखा, पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल आ गई। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि इन्फिनिटी से एक चार्ज को यहां पे लाके रखने में जो मैंने वर्क किया है वो 10 जूल किया है। इन्फिनिटी से एक चार्ज को ला करके यहां पे रखने में मैंने जो काम किया है वो 10 जूल किया है, हाँ या ना, ओके। काम जो किया है वो 10 जूल किया है। तो पर कूलम कितना काम किया, एक कूलम के लिए मुझे कितना काम करना पड़ेगा, पर कूलम मुझे कितना काम करना पड़ा, तो 2 कूलम के लिए 10 करना पड़ा, तो भैया जूल पर कूलम। तो यहां पे बोलेंगे हम भैया एक कूलम के लिए जो काम करना पड़ेगा वो होगा 5 जूल। ये बात समझ में आ गई। तो भैया जो वर्क डन मुझे करना पड़ा पर कूलम के लिए, उसे बोलेंगे वोल्टेज। तो वोल्टेज इज डिफाइंड एज U अपॉन Q नॉट। वोल्टेज इज डिफाइंड एज U अपॉन Q नॉट, दैट इज बेटा देखो जरा ध्यान से, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर बाय क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, यह आ जाएगा के क्यू बाय स्मॉल आर। समझ गए भाई, बहुत अच्छे से समझ गए। तो यहां पे हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि अगर इन्फिनिटी से लाके रखने में एक चार्ज को 10 जूल लग रहे हैं, तो 5 कूलम के चार्ज, 2 कूलम के चार्ज को सपोज इन्फिनिटी से लाकर एक पॉइंट पे रखे तो 10 जूल रखा, तो 1 कूलम का कितना होगा, तो हमने सीधी बात कर ली 5 जूल लगेगा 1 कूलम का। तो यही हमारी जो बात है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। इट टेल्स अस अबाउट हाउ मच वर्क टू बी डन। अगर हम एक चार्ज को इन्फिनिटी से उठा करके यहां पर रख रहे हैं पर कूलम, ठीक, सॉर्टेड, क्लीन है। अब यहां पर देखो भैया, यहां पर पोटेंशियल ऑफ अ क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन इट्स लोकेशन। बिल्कुल 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 बिल्कुल, कहां पर रख रहे हैं वहीं पर तो डिफाइन होगा। अगर एक चार्ज है तो इस चार्ज के पास रख रहे हैं, इससे दूर रख रहे हैं, इससे इधर रख रहे हैं, इससे इधर रख रहे हैं, इससे इधर रख रहे हैं, कहां रख रहे हैं उसी पे डिपेंड करेगा पोटेंशियल। तो यस, इट डिपेंड्स अपॉन इट्स पोटेंशियल, ठीक है। अब यहां पर देखो कि पोटेंशियल का हमने फॉर्मूला क्या बताया था भैया, पोटेंशियल का फॉर्मूला था U अपॉन Q। पोटेंशियल का फॉर्मूला था U अपॉन Q। अब यहां पे सवाल दे रखा है द पोटेंशियल ऑफ पोटेंशियल एट अ पॉइंट, कितना दे रखा है 0.15, ये पोटेंशियल दे रखा है। इस पोटेंशियल को बराबर रख दिया हमने, इस पोटेंशियल को बराबर रख दिया हमने वर्क के, जो कि पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे ला करके रखने को में चार्ज को जो वर्क करना पड़ा वो करना पड़ा 4.5 मिली जूल। तो हमने लिख दिया इसे 4.5 मिली जूल। कूल। यहां पर देखो इसके अपॉन में है Q, इससे ये कैंसल आउट हो गया। कितने टाइम्स कैंसल आउट हुआ, ये कैंसल आउट होगा ऑलमोस्ट 30 टाइम्स। तो हमारा Q इज इक्वल टू आ जाएगा 30 मिली, नॉट मिली जूल, इट विल बी मिली कूलम, क्योंकि Q निकाला ना, तो इट विल बी मिली कूलम। सॉर्टेड। तो ये आ जाएगा 30 मिली कूलम। भाई समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से यहां तक सारी की सारी बातें क्लियर है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, हमने पहले भी इस चीज के बारे में बात कर दी। अगर एक पॉइंट चार्ज बैठा हुआ है कहीं पर, देखो जरा ध्यान से, अगर एक पॉइंट चार्ज कहीं पर बैठा हुआ है, इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड Q है, इससे R डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, तो हमने अभी निकाला था, वो होता है U अपॉन Q नॉट, ये होता है K
Q अपॉन स्मॉल r। सॉर्टेड, बहुत अच्छे से क्लियर है। पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है? पोटेंशियल का जो यूनिट होता है वो यूनिट होता है जूल पर कूलम, दैट इज वोल्ट। बड़ा पोटेंशियल का यूनिट होता है जूल पर कूलम, दैट इज वोल्ट। पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता, स्केलर क्वांटिटी होती है। एवरीवन इज सुपर डुपर सॉर्टेड। तो अगर Q का चार्ज है r डिस्टेंस पर है तो कितना पोटेंशियल होगा? KQ बाय स्मॉल r। पोटेंशियल इज डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। अभी जस्ट पढ़ा है, जल्दी से बता दो, पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? पोटेंशियल है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सॉर्टेड भाई प्राणियों, ओके। अब अगर तुमसे पूछा कि भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल पॉइंट चार्जेस, मतलब एक जगह पे बहुत सारे अलग अलग पॉइंट चार्जेस रखे हैं, उन सारे के सारे पॉइंट चार्जेस की वजह से पोटेंशियल कितना होगा? उन सारे के सारे पॉइंट चार्जेस की वजह से पोटेंशियल कितना होगा? तो आप क्या करोगे? सारे चार्जेस का पोटेंशियल जोड़ दोगे। अगर एक जगह पर मल्टीपल चार्जेस रखें, एक दूसरा चार्ज रखा भैया यहाँ पे Q1 Q2, तीसरा चार्ज भी रखा Q3, यहाँ पे तीसरा जो अगला चार्ज रखा Q4, अलग अलग तरह के बहुत सारे यहाँ पर चार्जेस रखे और एक पॉइंट पर पोटेंशियल पूछ लिया, तो सबकी वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो उस पॉइंट पे सारे के सारे पोटेंशियल इसकी वजह से आ रहा है KQ बाय R1, KQ2 बाय R2, KQ3 बाय R3, KQ4 बाय R4, सबकी वजह से अपना अपना कुछ ना कुछ पोटेंशियल आ रहा है। कोई 2 दे रहा है, कोई 5 दे रहा है, कोई 10 दे रहा है, कोई 15 दे रहा है, सबका पोटेंशियल यहाँ पर सीधा की सीधा ऐड हो जाएगा। क्योंकि भाई सीधा ऐड को कर रहे हैं, क्योंकि भाई स्केलर क्वांटिटी है, सीधा सीधा ऐड होगा, कोई डायरेक्शन वगैरह किसी के बारे में कोई भी सवाल किया ही नहीं जाएगा, सीधे सीधे ऐड कर दिया जाएगा। सॉर्टेड हो गया भाई, बहुत अच्छे से क्लियर है। यहाँ पर सभी का पोटेंशियल सीधे ऐड कर देंगे। ओके, तो मल्टीपल पॉइंट्स चार्जेस है, सभी का एक पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना, सबका पोटेंशियल सीधे सीधे हम ऐड कर देंगे। ओके ओके, क्लियर है, सॉर्टेड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, चीकू भैया हमने पढ़ लिया कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मतलब हमने पढ़ लिया कि भैया इन्फिनिटी से ला के रखने में वर्क कितना होता है एक चार्ज को, तो KQ नॉट बाय R जो आ गया पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। एक कूलम को लाने का कितना काम होता है? जैसे एक चार्ज को इन्फिनिटी से ला करके एक पॉइंट पे रखना है तो एक कूलम के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, ये कौन बताएगा? ये बताएगा पोटेंशियल। जैसे अगर एक पॉइंट पर 10 वोल्ट लिखा हुआ है, मतलब इसका मतलब होता है 10 जूल पर कूलम दे रखा है, तो ये क्या है? पोटेंशियल किसी पॉइंट का। तो अगर मैंने किसी पॉइंट का पोटेंशियल 10 जूल पर कूलम निकाल दिया, इसका मतलब कि एक कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ पे लाके रखने में 10 जूल काम करना पड़ेगा। 2 जूल का 2 कूलम का चार्ज लाओगे इन्फिनिटी से यहाँ पे किसी पॉइंट पे ला करके रखोगे और उस पॉइंट का पोटेंशियल 10 जूल पर कूलम है, मतलब तुम्हें 20 जूल काम करना पड़ेगा। 5 कूलम का चार्ज अगर तुम इन्फिनिटी से ला करके एक पॉइंट पे रखोगे तो पर कूलम तुम्हें 10 जूल करना है, तो 5 कूलम के लिए तुम्हें 50 जूल का काम करना पड़ेगा। ये पोटेंशियल बताता है चीकू भैया। एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होता है चीकू भैया? KQ बाय R। तो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल पता है हमें। हम अगर 2 चार्जेस को इकट्ठा रख दें और एक डाइपोल बना दें तो उस डाइपोल की वजह से कितना पोटेंशियल होगा? तो डाइपोल की वजह से थीटा एंगल पे इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा? पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। तो देखो यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ एक नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव की वजह से यहाँ पे निकालेंगे, नेगेटिव की वजह से यहाँ पे निकालेंगे, जो हमारा फाइनल फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos थीटा। हर एक प्राणी ये बात समझे, KP cos थीटा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos थीटा। भैया क्या सभी प्राणी इस बात को लेकर के क्लियर हैं? ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। कब को? ठीक है, KP को, ठीक है, कब को सॉर्टेड है, R स्क्वायर A स्क्वायर cos थीटा। ओके, एवरीवन इज सुपर क्लियर। पहले वाला आपको याद रखना, ऊपर वाला कब को याद रहेगा, बाकी तो R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos थीटा। ठीक है, अच्छा cos स्क्वायर थीटा ये यहाँ पे भी A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। एवरी सिंगल वन ऑफ यू शुड बी सुपर डुपर सॉर्टेड। समझ में आ गया भाई? आगे बढ़ते हैं, अगली चीज देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। तो ये हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल लिखा है भाई, है ना, पढ़ना नहीं इस चीज में। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, क्योंकि पोटेंशियल निकाल रहे हैं ना भाई, पीपीटी में फील्ड लिखा है, पढ़ाओगे नहीं। हाँ, तो अब देखेंगे कैन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जीरो ड्यू टू 3 चार्जेस। क्या 3 चार्जेस की वजह से, 3 हमारे पास चार्जेस है, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है चीकू भैया? सपोज 3 चार्जेस है ना, एक पॉजिटिव ऐसे ऐसे ऐसे, तो एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। सपोज एक पॉइंट पर जिस पे हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं तीनों की वजह से, तो पॉजिटिव की वजह से आ गया +10, ठीक है, पॉजिटिव की वजह से आ गया +10, नेगेटिव की वजह से आ गया सपोज -20, और इस दूसरे पॉजिटिव की वजह से भी इस पॉइंट पे आ गया +10। तो टोटल +10 -20 +10 पूरे के पूरे को ऐड करा, ये आ गया 0। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आ गया है? 0 आ गया। कैन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट बी 0 ड्यू टू 3 चार्जेस? यस, डेफिनेटली यस, इट कैन बी 0 ड्यू टू 3 चार्जेस। यस, तो 2 का पोटेंशियल पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव पोटेंशियल लगाएगा, नेगेटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव पोटेंशियल लगाएगा। तो 2 पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो एक पॉइंट पर पोटेंशियल बिल्कुल 0 हो सकता है। क्लियर है? एवरीवन इज सुपर डुपर क्लियर। अब भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल के बीच का कुछ रिश्ता होता है क्या चीकू भैया?
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है और पोटेंशियल है, क्या इनके बीच कुछ रिश्ता होता है? बिल्कुल, डेफिनेटली यस। क्या आपको याद है कि भैया कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू, क्या ये वाली चीज आपको याद है? कंजर्वेटिव फोर्स डॉट डी आर, अगर मैं इसे लिखूं एफ कंजर्वेटिव डॉट डी आर, तो ये होगा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो ये किस चीज के बराबर है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अगर मैं यहां पर माइनस लगाऊं, यहां पर माइनस लगाऊं, दोनों तरफ मैंने माइनस लगाया, दिस इज एफ सी डॉट डी आर, FC dot dr, that is work done by conservative force, और माइनस माइनस मतलब नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब चीकू भैया यहीं पे अगर इसी पूरी की पूरी चीज को मैं थोड़ा सा घुमा फिरा के लिखने की कोशिश करूं, क्या मैं फोर्स को QE लिख सकता हूं? मैंने पहले वाले लेक्चर में सीख लिया था चीकू भैया, क्या मैं फोर्स को QE लिख दूं? बहुत बढ़िया, फोर्स को मैंने QE लिख दिया। अब यहां पर देखो माइनस एफ डॉट डी आर के साथ मैं यहां पर DU जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, क्या मैं इसे Q इंटू V लिख दूं? बिल्कुल सही। तो मैंने यहां से Q को काट दिया, Q से मैंने इस Q को काटा। ओके, एवरीवन इज सुपर डुपर क्लियर? Q से Q को काटा, ये आ गया माइनस E डॉट डी आर इज इक्वल्स टू डीवी। तो क्या आपको बात अच्छे समझ में आ गया? माइनस E डॉट डी आर इज इक्वल्स टू डीवी, मतलब ER का लेना देना DV के साथ साक्षात है। यहीं से रिश्ता आया है, नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यहां से वाला रिश्ता आ गया, ये वाला रिश्ता हम सबको पता होना चाहिए, E डॉट डी आर इज इक्वल टू डीवी। और अगर हमें E पता करना है, ध्यान से देखिए भैया, अगर हमें E पता करना है तो E इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू dV अपॉन dr। E is going to be equals to dV upon dr, और यहां पर माइनस साइन भी होगा। एवरीवन इज सुपर डुपर क्लियर? एवरीवन इज सुपर डुपर क्लियर भाई? एवरीवन इज सुपर डुपर क्लियर? यहां पर हमारे पास V दे रखा है। अब V इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है चीकू भैया? 5x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9। अगर हमें E पता करना है तो वो बराबर होगा माइनस dV अपॉन dx के। बेटा R नहीं है यहाँ पे, x है तो यहाँ पे लिख देंगे dV अपॉन dx। पर यहाँ पर एक बात चीकू भैया पता होनी चाहिए कि ये होगा dV और ये होगा dx। तो हम जब यहाँ पर लिखेंगे तो dV और dx इस पूरे को डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9। तो 5x स्क्वायर को कितना लिख देंगे? 10x प्लस 10, हाँ या ना? 10x प्लस 10 माइनस 0। इज इट सुपर डुपर क्लियर? ओके, तो ये हमारे पास क्या आया? dV अपॉन dx आया। हमने इसको डिफरेंशिएट करा, dV अपॉन dx आ गया। अब अगर हमसे कोई पूछेगा E इज इक्वल्स टू माइनस dV अपॉन dx, तो हम लिखेंगे माइनस 10x प्लस 10। बेटा माइनस 10x प्लस 10, x की वैल्यू यहां पर जाके 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस 10 दैट इज माइनस 20। माइनस 20 सॉर्टेड है, क्योंकि भैया हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं और ये वोल्ट अपॉन मीटर है। समझ रहे हो? इसका यूनिट क्या होगा? वोल्ट अपॉन मीटर, क्योंकि ये वोल्टेज है, यहाँ मीटर है, तो वोल्ट अपॉन मीटर, तो इसका यूनिट आएगा वोल्ट अपॉन मीटर। सॉर्टेड? क्लियर 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 भैया? सॉर्टेड। अगली चीज हम पढ़ते हैं जिसका नाम होगा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो चीकू भैया इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होती है? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस वो सरफेस होती है जहां पर पोटेंशियल सेम होता है। ठीक है, जिन सरफेसेस पे पोटेंशियल सेम होता है। कैसी होती है चीकू भैया? जैसे अगर एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, तो अगर इस पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस की बात करूं तो यहां पर पोटेंशियल होगा kq बाय r। इस तरफ r की बात करूं तो ये होगा kq बाय अगेन r। अच्छा, इस तरफ r की बात करूं तो ये हो जाएगा अगेन kq बाय स्मॉल r, हाँ या ना? तो इस पॉइंट चार्ज के चारों तरफ जो पोटेंशियल होगा वो kq बाय r, kq बाय r, kq बाय r, kq बाय r, kq बाय r हर जगह होगा। पूरा एक 3D स्फीयर बनेगा जिसमें हर पॉइंट पे पोटेंशियल kq बाय r, kq बाय r, kq बाय r होगा। तो हम पूरे स्फीयर को क्या बोलेंगे? उस r रेडियस के पूरे स्फीयर को क्या बोलेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो एक पॉइंट चार्ज है, उससे r डिस्टेंस पे, किसी भी r डिस्टेंस पर आप मान लो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया। उसके थोड़ा और ऊपर वाली r डिस्टेंस पर सभी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। समझ रहे हो? उसके और थोड़ा ऊपर जाएंगे तो r डिस्टेंस पर हर इधर r इधर जाओ, r इधर जाओ, इससे r इधर जाओ, इससे r उधर जाओ, r नीचे जाओ और ऊपर जाओ, कोई भी आप r डिस्टेंस ले लो, इससे ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी जाओगे पोटेंशियल सेम आएगा। और ये स्फेरिकल सरफेस, उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो एक स्फेरिकल सरफेस बनेगी, उसे हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। सॉर्टेड? क्लियर है एकदम? बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया? ओके, यहाँ देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी बनती है? प्लेन। तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमेशा जब भी हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कैसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी वजह से एक प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस बनती है। सॉर्टेड? चीकू भैया प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस क्यों बनती है? चीकू भैया जो इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लेनर ही क्यों बनती है, तो हम इस चीज को समझते हैं कि प्लेनर ही क्यों बनती है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो देखो E डॉट डी आर, जब भी E इस तरफ है, ध्यान से देखिएगा, जब भी E इस तरफ है तो हमने क्या पढ़ा था? चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू माइनस E डॉट डी आर।
ठीक है। तो चेंज इन पोटेंशियल, इक्वी पोटेंशियल सरफेस मतलब उसके ऊपर पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा। एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस वो होती है जिसके ऊपर पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा, मतलब इसका डीवी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो जीरो कब होगा, जब या तो ई जीरो हो, या तो डी आर जीरो हो, या ई डॉट डी आर क्या हो जाए, जीरो हो जाए, मतलब ई इज परपेंडिकुलर टू डी आर। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डी आर लाया जा रहा है, मतलब मोशन इस शीट पर ऐसे किया जा रहा है। बेटा समझ में आ रहा है? तो मोशन इस शीट पर ऐसे किया जा रहा है, इधर ई था इधर आर था, तो हम इस फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहे हैं। ठीक ठीक ठीक। तो जब हम इस फील्ड के परपेंडिकुलर जाएंगे तो यहां पर जाने पर पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, और जहां पर पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा मतलब पोटेंशियल सेम है, मतलब वहां पर इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनी हुई है। सॉर्टेड हो गया इतना, तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में बीच में एक सरफेस बनती है जहां पर पोटेंशियल जीरो होता है। क्या बात कर रहे हो चिकू भाई, अभी तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला देखा। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला तुम्हें याद है कब को, केपी कॉस थीटा, याद है क्या, केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सॉर्टेड है, केपी कॉस थीटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सॉर्टेड है, ये फॉर्मूला क्लियर है। अगर यहीं पे हमने डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन की बात कर दी, बेटा डाइपोल के कौन से पोजीशन की बात कर दी है, डाइपोल है, इसके इक्वेटोरियल पोजीशन की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, मतलब थीटा क्या रख दिया 90। बेटा प्राणियों थीटा क्या रख दिया 90, तो कॉस थीटा की वैल्यू जैसे ही 90 रखी, कॉस थीटा की वैल्यू जैसे ही 90 रखी, क्या हो गया, जीरो हो गया। पूरी की पूरी टर्म क्या हो गई, जीरो हो गई, हाँ या ना। तो भैया इस डाइपोल के, इस एक डाइपोल के पूरे के पूरा इस जगह पूरा की पूरा प्लेन, इस डाइपोल का पूरा की पूरा प्लेन, ये एक्सिस, ये डाइपोल है, इसके पूरा की पूरा ये वाला जो प्लेन है, हर पॉइंट पर हम जो पोटेंशियल ई नहीं है वी है, हर पॉइंट पर जब हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं वो जीरो आ रहा है। V इज इक्वल टू केपी कॉस थीटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, किसके बराबर आ गया, जीरो, पोटेंशियल जीरो। तो इस पूरी की पूरी सरफेस पर पोटेंशियल क्या है, जीरो है, क्योंकि ये सारी के सारा इक्वेटोरियल पोजीशन है, सारा के सारा इक्वेटोरियल प्लेन है, तो और हर जगह पर पोटेंशियल जीरो होने वाला है। तो हम बोलेंगे ये कैसे बिहेव करेगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस की तरह, क्योंकि इस पूरी की पूरी सरफेस पर पोटेंशियल क्या है, जीरो है। बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, क्लियर है। चलो, तो डाइपोल के बीच में हमेशा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है जिसपे पूरी की पूरी सरफेस पर पोटेंशियल जीरो होता है। डाइपोल के अगल बगल इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी जीरो नहीं होती, पर बीच में एक सरफेस बनती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनती है जिसपे पोटेंशियल जीरो होता है। क्या होता है भैया, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में कोई काम नहीं करना पड़ता, इधर से इधर चार्ज गया कोई काम नहीं करना पड़ा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रही। इधर से इधर तक मूव करने में कोई पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रही, तो यहाँ पर कोई भी काम नहीं करना पड़ता। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस पर 10, सबका हर पॉइंट का पोटेंशियल 10 है, एक दूसरी पोटेंशियल सरफेस है, हर पॉइंट का पोटेंशियल 20 है, ये इंटरसेक्ट थोड़ी करेगी, मतलब इनके एक कॉमन पॉइंट आ गया, तो कॉमन पॉइंट थोड़ी आएगा, क्योंकि इसमें हर पॉइंट 10 है, इसमें हर पॉइंट 20 है, नेवर इंटरसेक्ट। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस विल नेवर इंटरसेक्ट। सॉर्टेड है। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन कट ईच अदर, फॉल्स, नहीं भाई नहीं कट कर सकती। अब यहां देखो अगला वाला, टू पॉइंट रिसेंबलिंग इक्वल पोटेंशियल। ठीक, कौन से दो पॉइंट हैं जो इक्वल पोटेंशियल पे होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही है, तुम खुद देखो इस तरफ जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरफ जा रही है तो कौन से दो ऐसे पॉइंट होंगे जो इक्वल पोटेंशियल पे होंगे, एक होगा एस और एक होगा आर। तो आर और एस, क्योंकि ये किस पर लाई कर रहे हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर, तो आर और एस इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स होंगे। ठीक है, सॉर्टेड है, क्लियर है। अब यहां पर एक और चीज बोलिए, ठीक, ओके, क्लियर है। अच्छा, ये वाले में इक्विपोटेंशियल सरफेस, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो उसके परपेंडिकुलर इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है, अभी जस्ट पढ़ा था। यहां पर देखते जाओ, हमारे पास पूछ लिया कि ए बी सी, सी से बी, बी से ए, इस तरह से जा रहा है, तो यहां पर जाने में वर्ग कितना होगा। अगर मैं इस पी पॉइंट को ए पे ले जा रहा हूं, बी पे ले जा रहा हूं और सी पे ले जा रहा हूं, तो तीनों पर वर्ग कितना कितना होगा, तो तीनों पे वर्ग क्या होगा, तीनों पे वर्ग क्या होगा, सेम होगा। भाई क्यों सेम होगा भैया तीनों पे वर्ग, क्योंकि पी पॉइंट पर कोई चार्ज रखा है, उसको ए पे ले जाओ, बी पे ले जाओ, सी पे ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, वर्क सेम होगा, क्योंकि तीनों इक्विपोटेंशियल सरफेस पर लाई कर रहे हैं, ऐसा बोला गया है। आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज पी है एंड ए बी एंड सी है। ठीक, क्लियर। तो आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, उसको ए बी सी कहीं पर भी ला करके रखना है। ये ए बी सी क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के 3 पॉइंट है, तो अगर तुम कहीं भी ला के रख दोगे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, वर्क क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि तुम यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अगला पॉइंट शुरू करते हैं। अगला इस जो हमने 4 हिस्से बनाए थे उसका दूसरा हिस्सा हम शुरू करते हैं। दूसरा हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है एनर्जी। एनर्जी में हम पोटेंशियल एनर्जी की बात पहले ही कर चुके हैं। तो जब इन्फिनिटी से एक चार्ज को ला करके किसी पॉइंट पर रखते हैं तो जितना वर्क करते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी होगा।
ठीक, एक चार्ज को ला करके यहाँ रख रहे हैं, बड़ी मेहनत हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो वो जो वर्क है वो वर्क कितना होगा, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर। ये है एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी, एक चार्ज के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। जैसे एक छोटा चार्ज क्यू नॉट यहाँ पे लाके रख दिया, इतना वर्क करा, इतनी ही इन दोनों की होगी पोटेंशियल एनर्जी। सॉर्टेड है, ये वाली चीज हमें बहुत अच्छे से क्लियर है। जो मैंने आपको स्प्रिंग वाला एग्जांपल दिया था कि दो चार्ज बहुत दूर है, मैं इन्हें खींच के पास लेकर के आ रहा है, जैसे ही मैं इन्हें खींच के पास लेकर के आ रहा है, ये दोनों पास आ रहे हैं, जैसे ये पास आ रहे हैं तो मैंने इनके ऊपर वर्क करा, वर्क कहाँ गया, इनके पास एनर्जी तो है दिख नहीं रही, चलते तो ये दिख नहीं रहे, तो वर्क कहाँ गया, इन्होंने अपने अंदर स्प्रिंग जैसे दबती है वैसे पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर कर दिया। जैसे ही मैंने छोड़ूंगा दोनों दूर दूर भागेंगे। समझ में आ गया बेटा, सॉर्टेड है। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में अपोजिट होगा। जैसे मैं तो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज का बता रहा हूँ, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसे खींच के मैंने दबा दिया, जैसे ही मैं छोड़ूंगा दूर भागेंगे। सॉर्टेड। अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हुए तो। नेगेटिव हुआ तो क्या होगा, नेगेटिव हुआ तो ये दोनों पास आना चाहेंगे पर हमने स्प्रिंग रख दी, दोनों पास आना चाह रहे हैं लेकिन बीच में स्प्रिंग रख दी, अब दोनों का अट्रैक्शन की वजह से स्प्रिंग अगेन दब रही है। ठीक, सॉर्टेड। दोनों के अगेन अट्रैक्शन की वजह से स्प्रिंग क्या हो रही है, दब रही है, मतलब इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में चली गई। ओके, क्लियर है, सॉर्टेड है। चलो आगे बढ़ते भाई। यही वाली चीज जो हमने निकाला था के क्यू क्यू नॉट बाय आर, यही हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में समझा था। इन्फिनिटी से लाकर के एक चार्ज को एक पॉइंट पर रखने का वर्क था ये। सॉर्टेड है। अब यहां समझना, अच्छे से देखना और सोचना। इन ब्रिंगिंग एन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड अनदर इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगी। अगर दो इलेक्ट्रॉन्स को हम पास ला रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास ला रहे हैं, क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या होगा। अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनो, जिंदगी भर कभी पोटेंशियल एनर्जी में दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम दो ऐसी चीज को पास ला रहे हैं जो पास आना चाहती है, हम अगर दो ऐसी चीज को पास ला रहे हैं जो तो पास आना चाहती है, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। और अगर हम दो ऐसी चीज को पास लाना चाहते हैं जो पास नहीं आना चाहती, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। तो अगर ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हैं, अगर मैं इन्हें पास लाने की कोशिश कर रहा हूं, तो क्या ये एक दूसरे की शक्ल देख के भागेंगे। ये बोलेंगे वो पॉजिटिव है, मुझसे बात नहीं करूंगा, वो बोलेगा नहीं वो भी पॉजिटिव है, मुझसे बात नहीं करूंगा। दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, पर हम उन्हें बोल रहे नहीं नहीं पास हो, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को पास लाओ, हम फोर्स लगा करके पास ला रहे हैं, हम इनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहे हैं। जैसे ही हम छोड़ेंगे भाग जाएंगे। क्लियर है, ओके। तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, इन दोनों को जब पास ला रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ठीक, ऐसे ही दो नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस को पास लाएंगे तो ये दोनों पास नहीं आना चाहते, पर हम ला रहे हैं ना 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 ना, जैसे हम छोड़ेंगे भाग जाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज। ठीक है, जब हम इन्हें पास लाएंगे पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज। पर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, अगर हम इन्हें पास ला रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव तो खुद पास आना चाहते हैं। जैसे ही तुम बोलोगे तो ये ऐसे कुछ मेहनत नहीं करनी, इन्हें तुम्हें रोकने में अरे भाई धीरे 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 धीरे, समझ में है। तो ये दोनों खुद पास आना चाहते हैं, जैसे दो मैग्नेट है वो खुद पास आना चाह रही है तो मैं धीरे धीरे लाऊंगा, पर वो पास नहीं आना चाह रही तो मैं जोर लगाऊंगा। ठीक, तो जो खुद पास आना चाहते हैं उन्हें हम पास ला रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज, जो पास नहीं आना चाहते उन्हें हम पास ला रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज। तो इन दिस क्वेश्चन पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू इंक्रीज। कूल, ओके। अब यहां पर एक और चीज कि चीकू भैया, वो तो दो चार्ज का आपने के Q1 Q2 बाय R बता दिया, दो से ज्यादा चार्ज हुए तो क्या होगा। तो बेटा जब भी दो से ज्यादा चार्ज हुए, आपको क्या करना पड़ेगा, इन सारे चार्जेस के बारे में पोटेंशियल एनर्जी ऐसे 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 लिखनी पड़ेगी। क्लियर, मैं आपको बता देता हूं कि अगर हमारे पास तीन चार्जेस हैं, ठीक, तो ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है। अब इसके यहां पर R है, यहां पर R है, यहां पर R है, तीनों चार्जेस के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। एवरीवन इज सुपर डुपर क्लियर। अब यहां पर देखो के Q1 Q2 अपॉन R, ये दोनों की पोटेंशियल एनर्जी यहां से यहां तक इन दोनों की लिख दी। क्लियर, सॉर्टेड। तीन चार्ज है तो कैसे लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी, ये बता रहा हूं मैं। इन सबके पास पोटेंशियल एनर्जी तो होगी, इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी तो होगी, तो हम सबसे पहले लिखेंगे U के लिए इन दोनों की। ठीक, इसे बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। फिर किसकी लिखेंगे, इसकी और इसकी। तो हम लिख देते हैं के Q2 Q3 अपॉन R। फिर हम इसके बाद क्या लिखेंगे, इसकी और इसकी लिख देंगे, दैट इज Q3 Q1 अपॉन R। तो के Q3 Q1 अपॉन R। पोटेंशियल एनर्जी तीनों के तीनों चार्जेस की यहां पर लिख दी गई। सॉर्टेड है। तो जब भी हमारे पास मल्टीपल चार्जेस होंगे, हम उनके सिस्टम्स की 1 2 3 4 ऐसे करके हर एक की, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, सारे कॉम्बिनेशंस की पोटेंशियल एनर्जी लिख देंगे। ओके, चलो यहां देखते हैं। वर्क डन इन सेपरेटिंग ऑल द चार्ज, ध्यान से समझना, अच्छी चीज है। वर्क डन इन सेपरेटिंग ऑल द चार्ज ऑफ इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ट्रू है और फॉल्स है, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। क्यों 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 क्यों, क्योंकि बेटा जब भी कोई चार्ज पास में है, ध्यान से समझना, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम, जब भी कुछ चार्ज पास में बैठे हुए हैं,
ठीक है, तो उन्हें साथ लाने के लिए जो वर्क किया गया वो उनकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, ठीक है। साथ लाने के लिए कोई वर्क किया गया तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। अब उन्हें दूर ले जाने के लिए भी कोई वर्क करना पड़ेगा तो वो भी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर करना पड़ेगा। क्लियर है? मतलब सीधी बात, उन्हें लाने के 10 रुपए लगे तो जाने के भी 10 रुपए लगेंगे। क्लियर है? लाने के 10 रुपए लगे तो जाने के भी 10 रुपए लगेंगे, एकदम सिंपल। उन्हें सबको लाए, 10 जूल एनर्जी खर्च करी, दूर ले जाएंगे वापस 10 जूल एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, ठीक। तो इन्फिनिटी से चार्जेस को ला करके एक सिस्टम बनाने का सपोज 10 जूल एनर्जी खर्च हुई तो वो क्या है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। अगर इन्हें वापस दूर दूर ले जाकर इन्फिनिटी पे पटकना है तो फिर से 10 जूल खर्च करने पड़ेंगे, वो उनकी क्या होगी, 10 जूल उनकी क्या होगी, वो 10 जूल उनकी अगेन पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर ही होगी। सॉर्टेड है भाई, क्लियर है? अब यहां पर देखो पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड, तो यहां पर एक एक्सटर्नल फील्ड है ऐसे, इसके अंदर किसी ने लाकर के एक चार्ज रख दिया कि ये मैं चार्ज हूं यहां बैठा हूं, क्या इस चार्ज की कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी? बिल्कुल होगी। एक एक्सटर्नल फील्ड में अगर एक चार्ज लाकर के रख दिया तो इसकी एक पोटेंशियल एनर्जी उसे होगी, उसे हम लिखेंगे Q इंटू वी। इस चार्ज की हम पोटेंशियल एनर्जी को लिखेंगे Q इंटू वी। सॉर्टेड है भाई, Q इंटू वी। एवरीवन इज सुपर डुपर क्लियर? अब अगर यहीं पर फील्ड के अंदर हमने दो चार्ज ला करके रख दिया, चूको भैया दो चार्ज ला करके रख दिया, इस बार एक Q1 भी रखा है, एक Q2 भी रखा है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R भी है, तो इन पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? एनसीईआरटी में दिया है, साफ साफ समझ लो, पूरे के पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो इसकी तो होगी, इसकी खुद की भी होगी। जैसे एक चार्ज रखा था यहाँ पे तो Q इंटू वी था ना, इस पॉइंट का पोटेंशियल था V, इस पॉइंट पे पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल सपोज V था, तो हमने लिख दिया Q नॉट इंटू वी, तो यहाँ लिख देते हैं Q नॉट इंटू वी। तो इस अकेला चार्ज जो फील्ड में बैठा हुआ है उसकी भी पोटेंशियल एनर्जी है, कितनी? Q नॉट इंटू वी। सॉर्टेड। अब यहाँ पे दो चार्ज बैठे हुए तो क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी? हाँ। इसकी खुद की पोटेंशियल एनर्जी होगी? हाँ, क्योंकि वो जिस जगह पर बैठा है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी उसे हम लिखेंगे Q1 इंटू वी, 1, इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी को मैं मान लेता हूँ V1, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट है, इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी होगी V2, तो इस चीज को लिखेंगे Q2 इंटू V2। सॉर्टेड है। तो Q1 V1, Q2 V2, इन दोनों की आपस में कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी क्या? बिल्कुल, दोनों की आपस में भी एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि भैया ये तो इनकी इंडिविजुअल है, जिस जगह पर बैठे हैं उसके हिसाब से आपस में भी तो होगी, एक दूसरे की भी तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो होगी K Q1 Q2 अपॉन R। सॉर्टेड है। तो जब भी कोई पॉइंट फील्ड में बैठा होता है, जब भी कोई चार्ज को फील्ड में रखते हैं, क्या उसके पास ऑटोमेटिकली कोई एनर्जी आ जाती है? हाँ, ऑटोमेटिकली उसके पास एनर्जी आ जाती है, वो आ जाती है Q नॉट इंटू वी। ठीक ठीक। अच्छा, अगर फील्ड नहीं है, यहाँ पे देखो फील्ड नहीं है और इस चार्ज को ऐसे बस बैठा दिया, क्या इसके पास कोई एनर्जी होगी? नहीं, ये तो बेचारा नल्ला जबरी बेरोजगार है इसके पास कोई एनर्जी नहीं है, इसके पास कोई भी एनर्जी नहीं है। सॉर्टेड। तो जब फील्ड में पॉइंट चार्ज बैठा होता है तब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। आई होप यार तुम्हें सारी की सारी बातें समझ में आ गई। चलो तीसरा हिस्सा शुरू करते हैं। इसका तीसरा हिस्सा क्या होगा? तीसरा हिस्सा क्या होगा? कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो हम यहां पर देखेंगे भैया कंडक्टर किस तरह से काम करते हैं, इंसुलेटर किस तरह से काम करते हैं। अब यहां पर हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर। तो कंडक्टर का इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब हम एक कंडक्टर को पकड़ के लाएंगे, उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा देंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद कंडक्टर के अंदर क्या होगा? ये होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर। और वहीं पर एक फिर इंसुलेटर पकड़ के लाएंगे, इंसुलेटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद इंसुलेटर के अंदर क्या होगा? दैट विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ इंसुलेटर। सॉर्टेड है भाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई कंडक्टर के अंदर। अब क्या होगा? जैसे ही कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई। क्यों जीरो हो गई चीको भैया? कंडक्टर के अंदर जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगे, क्योंकि बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो कंडक्टर के अंदर हमने जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, सब दौड़ दौड़ के फील्ड के अपोजिट आ गए। इलेक्ट्रॉन्स फील्ड के अपोजिट दौड़ते हैं। पॉजिटिव चार्ज फील्ड की डायरेक्शन में दौड़ता है। हमेशा याद रखो, जब भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो फील्ड की दिशा में दौड़ेगा, इलेक्ट्रॉन फील्ड के अपोजिट दिशा में दौड़ेंगे। तो हमने यहाँ पर बहुत सारे, जैसे ही कंडक्टर के ऊपर फील्ड लगाई, नेगेटिव चार्ज इधर आ गए, पॉजिटिव चार्ज इधर चले गए। हर प्राणी यहां तक क्लियर है? नेगेटिव चार्ज इधर आ गए, पॉजिटिव चार्ज इधर आ गए, दोनों तरफ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की भरमार हो गई। तो इसकी वजह से एक फील्ड अंदर डेवलप हो गई। ठीक। तो समझो क्या हुआ कि जैसे ही फील्ड अंदर आई, जैसे ही बाहर वाली फील्ड अंदर आई, अंदर से इलेक्ट्रॉन इधर उधर दौड़ के अपोजिट डायरेक्शन में इकट्ठे हो गए। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर इकट्ठे हुए, पॉजिटिव उधर डेवलप हो गया, अंदर एक फील्ड आ गई, और अंदर पूरी की पूरी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? जीरो। ठीक। किसकी वजह से? पहले कंडक्टर था, अच्छा वाला बैठा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, इलेक्ट्रॉन इधर उधर दौड़े, अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड बना दी। तो बाहर से जो फील्ड अंदर आ रही थी उसे मार के खत्म कर दिया, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर दी। अब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करने के बाद
क्या आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा? इस पूरी की पूरी फील्ड में अंदर, इस पूरी की पूरी जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई है? जीरो हो गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया है जहां पर भी, क्योंकि E इज इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी है, बेटा याद है तुम्हें? E इज इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी एक्स। तो अगर ये जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मतलब डीवी अपॉन डी एक्स जीरो है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, जो पोटेंशियल का रेट ऑफ चेंज विद पोजीशन, विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन था, वो जीरो है, मतलब पोटेंशियल क्या है? कांस्टेंट। तो किसी चीज का डिफरेंशिएशन जीरो, मतलब v का डिफरेंशिएशन जीरो आ रहा है, मतलब v क्या होगा? कांस्टेंट होगा। किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन, 11th क्लास, पुराने पाप भगवान, डिफरेंशिएशन किसी चीज का जीरो आ रहा है, मतलब वो चीज क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो यहाँ पे v क्या है? कांस्टेंट है। तो इस पूरी की पूरी जगह पर, इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है एंड v क्या है? कांस्टेंट है। तो जहां भी v कांस्टेंट होता है, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर परपेंडिकुलर आती है, ठीक है? तो अभी तुमने देखा होगा कि जब अपन वहां प्लेनर शीट, प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ रहे थे, याद है इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ रहे थे, तो फील्ड लाइन इस इक्विपोटेंशियल सरफेस से 90 डिग्री पर जा रही थी। तो फील्ड लाइन हमेशा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस से 90 डिग्री पर रहती है। फील्ड लाइन हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस से 90 डिग्री पर रहती है। तो यहां पर भी क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई, पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 90 डिग्री पर आएंगी, क्योंकि ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस नहीं, इक्वी पोटेंशियल रीजन बन गया, क्षेत्र बन गया पूरा, जहां पर इक्वी पोटेंशियल है, पोटेंशियल सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ठीक? तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ वहां गिरती है, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिर्फ वहां गिरता है या बढ़ता है या घटता है जहां पर फील्ड होती है। जहां पर फील्ड जीरो है वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ना बढ़ेगा ना घटेगा। इसीलिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। सॉर्टेड हो गया भाई यहाँ पर इलेक्ट्रिक। अब जहां पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। बेटा समझ गया क्या? यही बात मैंने आपको बताई कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड की बात करेंगे तो वो कैसी होगी? परपेंडिकुलर होने वाली है। नेट चार्ज ऑन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज जीरो, मतलब कंडक्टर के यहाँ अंदर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, क्योंकि सारा चार्ज बाहर आ जाएगा ना। कंडक्टर बह सकता है, ऐसे समझो बाहर गाने बाने बज रहे हैं, तो क्या घर के अंदर कोई इंसान, जो इंसान घर के दौड़ के बाहर जा सकता है, वो क्या घर के अंदर बैठेगा? ठीक है? तुम सब स्पोर्ट्स के स्टूडेंट हो, बहुत ज्यादा तुम्हारे स्कूल में स्पोर्ट्स होता है, तुम सब बहुत शौकीन हो, तुम्हारे स्कूल में जैसे स्पोर्ट्स का लेक्चर लगा तुम सारे बाहर चले जाओगे ना। जब तुम बाहर जा सकते हो तो कोई क्लास में क्यों बैठेगा? नहीं जी, हमारे एक आध बच्चा होता है बैठ जाता है, मत बैठ करो, स्पोर्ट्स के पीरियड में बाहर चले जाया करो। क्लियर है? तो भैया वो कंडक्टर का पार्ट नहीं है। यहाँ समझे जरा इस बात को कि जब भी बाहर जाने का मौका मिलेगा इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब सरफेस तक जाने का मौका मिलेगा इलेक्ट्रॉन को, चले जाएंगे, हमेशा चले जाएंगे। कंडक्टर में वो मौका मिलता है तो कंडक्टर में सारे इलेक्ट्रॉन, सारे चार्जेस, जब भी कुछ भी होता है सारे चार्जेस सरफेस पे रहते हैं, अंदर कोई चार्ज नहीं बैठा होता। Sorted, the net charge in the interior of the conductor is going to be zero. अगला पॉइंट यहाँ पर देखो, चार्ज इज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, हमेशा हमेशा सरफेस पर रहेगा। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट ऑन एंटायर कंडक्टर। ये हमने पहले ही बात कर ली कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी तो पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये बात तुम्हें क्लियर होनी चाहिए। द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मे बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। क्लियर? तो इस चीज का रिश्ता ऐसा होगा, ध्यान से देखिए, अगर यहां पर मैं मानूं, ध्यान से समझना इस चीज को, यहां पर मैं मानूं कि एक बड़े सर्कल का हिस्सा है, ये जो सरफेस है बड़े सर्कल का हिस्सा है, और मैं अगर यहां मानूं तो ये जो सरफेस है एक छोटे सर्कल का हिस्सा है, ठीक है? तो ये अगर R1 है, ध्यान से देखिएगा भैया, अगर ये वाली डिस्टेंस R1 है और ये वाली डिस्टेंस R2 है, ध्यान से देखो, ये वाली जगह R1 है, ये वाला पॉइंट R2 है, तो R2 इज ऑब्वियसली स्मॉलर देन R1, मतलब R1 बड़ी है, ठीक? तो हम इसका रिश्ता लिखेंगे सिग्मा 1 R1, ध्यान से देखना, सिग्मा 1 R1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 R2, ठीक? सिग्मा 2 R2, सिग्मा 1 R1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 R2। तो जहां पर रेडियस कम होगी वहां पर सिग्मा ज्यादा होगा, ठीक है? सिग्मा 1 R1 सिग्मा 2 R2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब सिग्मा जहां पर सिग्मा ज्यादा होगा, जहां पर रेडियस कम होगी वहां सिग्मा ज्यादा होगा। तो देखो वहां रेडियस कम है, वहां सिग्मा ज्यादा है, मैक्सिमम है, और यहाँ रेडियस, इस जगह बड़ा गोला बन रहा है, रेडियस ज्यादा है, तो यहाँ का सिग्मा डेंसिटी, सिग्मा क्या है? चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या होता है भैया? चार्ज अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ऐसे लिख देता हूं, चार्ज अपॉन एरिया। तो इस जगह का चार्ज अपॉन एरिया क्या होगा? चार्ज डेंसिटी क्या होगी? कम होगी, उस जगह की चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। तो तुमने देखा होगा कि अगर तुम फ्रिज, कूलर, लैपटॉप कहीं पर भी जब हाथ रखते हो तो कॉर्नर पे करंट फील हो जाता है। जैसे किसी चीज के कॉर्नर को टच कर दिया, ऐसे कॉर्नर को टच कर दिया, तो बीच में हाथ लगाओगे नहीं लगेगा, पर किसी चीज के ऐसे कॉर्नर को टच कर दिया, ओ बहुत तेज झटका लगेगा, क्योंकि कॉर्नर पर डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, वहां की रेडियस कम होती है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है। एवरीवन इज सुपर डुपर क्लियर भैया? समझ में आ गई सारी की सारी बातें? एक और चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर कितनी होगी? तो एक सरफेस, जस्ट इस सरफेस पे चार्ज कंडक्टर के जस्ट सरफेस के पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा, जो कि मैंने आपको बताया चार्ज डेंसिटी, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सॉर्टेड भाई?
क्लियर है, क्लीन है। तो जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे एक सरफेस के जस्ट पास, वो होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आई होप यहां तक आप सभी को समझ में आ गया है। बेटा इतना सबको क्लियर है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। आखिरी चीज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। किस चीज को बोलते हैं चिकू भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग जो है वो एक इतना मस्त कॉन्सेप्ट है कि यार जब भी कहीं पर एक कंडक्टर है और इसके अंदर कैविटी है, समझो एक कंडक्टर है और कंडक्टर के अंदर कैविटी है, जैसे कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर क्या बना हुआ है, कैविटी बनी हुई है। तो अगर बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड को भेजा जाए तो इस कैविटी के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ही जीरो रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी इस कैविटी के अंदर किसी चीज को इफेक्ट नहीं करेगी। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस कैविटी के अंदर कोई चीज है उसे इफेक्ट नहीं करेगी, कभी भी नहीं करेगी। इसका क्या मतलब हुआ चिकू भैया? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग करती है। ये शील्डिंग करती है, जैसे समझो कि ये गाड़ी है, इस गाड़ी के ऊपर आपने इस तरह का वीडियो देखा होगा, यहां पर से आकर ऐसे बिजली गिरती है, आसमान से बिजली गिरती है। गाड़ी में बैठा हुआ आदमी पूरा की पूरा 100% जिंदा बचता है। 100% जिंदा, हाँ पूरा जिंदा बचता है, क्योंकि इसके ऊपर बिजली ने कोई इफेक्ट नहीं करा। कार एक कंडक्टर है, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अंदर जाकर के उस आदमी को परेशान नहीं कर पाई। सॉर्टेड है। तो जब भी हमने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, देखो इधर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, इधर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो एक तरफ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। तो जब भी हम कंडक्टर बना रहे हैं, एक तरफ नेगेटिव चार्ज, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, और बीच में जो कैविटी है, इस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है, कोई चार्ज डेंसिटी भी नहीं है और पोटेंशियल भी कांस्टेंट है। इस पूरी की पूरी कैविटी के अंदर देखो, यहाँ इसके बीच में कैविटी है, इस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो, पोटेंशियल भी कांस्टेंट, कोई चार्ज डेंसिटी भी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये कैविटी के अंदर सब सेफ है। ठीक, तो कहीं बिजली बिजली कड़क रही होगी, गिर रही होगी, तो तुमसे अगर पूछा जाए कार के अंदर बैठोगे, जाकर के खंबा पकड़ के खड़े हो जाओगे बिजली का, तुम क्या बोलोगे? क्या चीकू भैया हम खंबा पकड़ लेंगे? नहीं भाई, तुम्हें कार के अंदर बैठना है, वो तुम्हें शील्ड करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इज बेस्ड ऑन किस चीज पर बेस्ड है? जल्दी से भाई कमेंट करो, तेजी से कमेंट करो। ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी ऑफ द कंडक्टर इज जीरो। अब हम अगली चीज पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ इंसुलेटर। तो अभी हमने देखा था क्या कि जब भी हम कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते थे तो कंडक्टर कैसे बिहेव करता था। तो जब हम इंसुलेटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो इंसुलेटर कैसे बिहेव करेगा। तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि इंसुलेटर, जैसे यहां एक इंसुलेटर है और इस इंसुलेटर के ऊपर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। तो ये इंसुलेटर के दो तरह के रूप होते हैं, एक होता है पोलर। इंसुलेटर दो तरह की चीजों से बना होता है, एक पोलर से बना होता है और एक नॉन पोलर से बना होता है। ठीक है, नॉन पोलर, ये सारी की सारी चीजें एनसीईआरटी में दे रखी है। इंसुलेटर दो तरह की चीजों से बने होते हैं, एक पोलर से, एक नॉन पोलर से। पोलर क्या होता है और नॉन पोलर क्या होता है? तो पोलर बेटा, पोलर में मतलब ऑलरेडी कुछ ना कुछ पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं। ठीक, जैसे ये समझो, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब ऑलरेडी कुछ डाइपोल्स, छोटे 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 डाइपोल्स बने हुए हैं और वो यहाँ पर रखे हुए हैं। पर क्या इसके ऊपर कोई चार्ज है? नहीं। क्या इसकी खुद की कोई फील्ड है? नहीं। तो चिकू भाई जब डाइपोल है तो फील्ड क्यों नहीं है? क्योंकि ये इसके अंदर ऑलरेडी डाइपोल बने हुए हैं, ऑलरेडी इसकी इच्छा है, इसके अंदर बहुत सारी इच्छा है, बहुत सारे डाइपोल वगैरह हैं, पर वो डाइपोल ऐसे अरेंज्ड हैं, इसके अंदर छोटे छोटे डाइपोल बने हैं, पर वो ऐसे अरेंज्ड हैं कि नेट उनका सम जीरो हो गया। सब लोगों ने मिलकर एक दूसरे को बोला हाँ चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, जीरो हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एकदम ऐसे पड़े हुए डाइपोल हैं पर एकदम खराब पड़े हुए। ये एक तरह का इंसुलेटर है, इसे बोलते हैं पोलर। ठीक, सॉर्टेड, क्लियर। अब जब जैसे ही इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगाते हैं, क्या होता है? इसके अंदर ये डाइपोल ऐसे बन जाते हैं। ठीक है, वो जो डाइपोल ऐसे 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 करके बैलेंस कर रहे थे एक दूसरे को, सारे डाइपोल अब ऐसे आ गए, कोई बात नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन में अलाइन होंगे, ऐसे करके सारे डाइपोल खड़े हो गए। ओके, सारे के सारे डाइपोल अब इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अलाइन हो गए। तो क्या हुआ ओवरऑल? देखो क्या हुआ कि यहाँ पर नेगेटिव 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 नेगेटिव, तो नेगेटिव इस तरफ, तो यहाँ नेगेटिव डेवलप हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव डेवलप हो गया। बेटा समझे, क्लियर? तो यहाँ पर अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई। तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे थी, अब ये डाइपोल ऐसे इधर 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 जो नॉर्मल थे, अच्छे भले बैठे हुए थे, उन पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, अब उनकी वजह से अंदर अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई। सॉर्टेड। तो क्या होगा, ये बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगी, अंदर कुछ कम स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी। बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगी, अंदर कुछ कम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी। क्यों? क्योंकि अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड, जो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जा रही थी, वो इस डाइपोल ने अंदर जाकर के काट दी। क्या बहुत अच्छे से समझ में आ गई ये बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से अंदर जा रही है, पर अंदर
ये जो डाइपोल बने हुए हैं, छोटे छोटे डाइपोल बने हुए हैं, एक इंसुलेटर के अंदर वाले डाइपोल बने हुए हैं, उन्होंने फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में एक फील्ड पैदा कर दी और बाहर वाली फील्ड को मारने की कोशिश करी। क्या पूरा मार पाए? नहीं मार पाए, क्योंकि कंडक्टर थोड़ी है, इनकी इतनी हिम्मत थोड़ी है, ये इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन के अंदर थोड़ी है, ये तो बेचारे डाइपोल है, इधर उधर अरेंज हो रखे थे, अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ी सी फील्ड बना के थोड़ी सी अंदर की तरफ फील्ड को मार दिया। तो बाहर से 10 लाइन आ रही थी सपोज अंदर, अब 8 लाइन बची है। ठीक, समझ गए? तो बाहर की लाइन को थोड़ा सा अंदर कम कर दिया, मतलब बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर थोड़ा सा कम कर दिया। क्यों? अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करके। इंसुलेटर में कंडक्टर क्या कर रहा था? पूरी फील्ड खत्म कर रहा था, ये अंदर थोड़ी सी फील्ड खत्म कर रहा है। ऐसे होते हैं पोलर, H2 CO2 पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसके बाद आते हैं भाई नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? सॉरी, ये वाले पोलर मॉलिक्यूल ऐसे वाले होते हैं, मैंने गलत इस चीज में डायग्राम में, ये पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। H2 CO2 एक ऐसे मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। समझ में आया? इनकी कोई फील्ड वील्ड नहीं होती, एकदम बेचारा एकदम शांत सुकून वाले पार्टिकल होते हैं। ये पहले वाले कौन से थे? पोलर थे। ये वाले कौन से हैं? नॉन पोलर है। पोलर में क्या होता था? डाइपोल पहले से बने होते थे। नॉन पोलर में क्या होगा? डाइपोल पहले से बना हुआ नहीं होता है। जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखा होता है, इसके अगल बगल ऐसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रखा होता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो क्या होता है? इस बेचारे मॉलिक्यूल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी तो इस बेचारे मॉलिक्यूल के साथ क्या होगा? इस बेचारे मॉलिक्यूल का पॉजिटिव इधर खींचा चला जाएगा, नेगेटिव इधर खींचा चला जाएगा। समझ गए? तो ये बेचारा अच्छा भला यहाँ पर बैठा हुआ था ऐसे। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तो पॉजिटिव बीच में, ये नेगेटिव अगल बगल अगल बगल अगल बगल ऐसे बैठे हुए थे। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो पॉजिटिव इधर चला गया, नेगेटिव इधर चला गया, यहाँ पर एक डाइपोल बन गया। बेटा समझ गए? सॉर्टेड, क्लीन, क्लियर। तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव को खींच के अलग करके डाइपोल बनाया। तो जब डाइपोल ऑलरेडी बना था वो पोलर थे, जहां डाइपोल ऑलरेडी नहीं बना हमने खींच के डाइपोल बनाया वो नॉन पोलर। इसमें भी सेम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, हमने खींच के डाइपोल बनाया, वो डाइपोल इसके अलोंग अलाइन हो जाएगा और मस्त काम काज चलेगा। ठीक है, क्लियर है, क्लीन है? तो दो तरह के हमारे पास, कंडक्टर एक ही तरह का होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं अंदर जीरो हो जाती है। इंसुलेटर दो तरह के होते हैं, एक पोलर एक नॉन पोलर, एक में डाइपोल ऑलरेडी होता है, नॉन पोलर में डाइपोल ऑलरेडी नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं वही जिसमें डाइपोल ऑलरेडी वो अलाइन हो जाएगा। नॉन पोलर में क्या होगा? डाइपोल ऑलरेडी नहीं है तो पहले डाइपोल बनेगा फिर अलाइन होगा। क्यों चीकू भैया, ये क्या मतलब है इस चीज को पढ़ने का? कोई नहीं, एनसीईआरटी में दे रखा है, अभी हमें सिर्फ इसे जानना है। अगली चीज, आखिरी चीज इस पूरे चैप्टर की, इसका नाम है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है? तो सबसे पहली चीज भैया, हम कैन वी स्टोर एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं क्या? इलेक्ट्रिकल चार्जेस को यूज कर सकते हैं क्या? हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं? बिल्कुल, इनर एनर्जी को स्टोर किया जा सकता है। उसे हम स्टोर करते हैं, एक डिवाइस होता है जिसे हम बोलते हैं कैपेसिटर। एक कैपेसिटर करके डिवाइस होता है, उसमें हम एक जगह से एक प्लेट से उठा करके दूसरी प्लेट पर चार्ज डाल देते हैं। ठीक है, अभी इस प्लेट का पोटेंशियल कितना है? जीरो। अभी इस प्लेट का पोटेंशियल कितना है? जीरो। तो दोनों के बीच में कोई पोटेंशियल नहीं है, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? जीरो। पर अगर मैंने एक प्लेट के ऊपर से इधर से चार्ज उठाए, इधर डाल दिए, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गए, यहां पर नेगेटिव चार्ज। इधर से उठा करके इधर डाल दिए तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गए, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गए। क्या बहुत अच्छे से क्लियर है? इस जगह पर चार्ज कैसे हैं? पॉजिटिव। इस जगह पर चार्ज कैसे हैं? इस जगह पे चार्ज कैसे है? नेगेटिव। यहाँ पर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। यहाँ पे चार्ज कैसा है? नेगेटिव। यहाँ पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। यहाँ पे चार्ज कैसा है? नेगेटिव। क्योंकि यहाँ से इधर से उठा के किधर से भी उठा के हमने चार्ज को ट्रांसफर करा। ठीक है, तो जहां पर पॉजिटिव चार्ज है वहां पर पोटेंशियल ग्रेटर देन जीरो है, जहां पे चार्ज नेगेटिव है वहां पोटेंशियल नेगेटिव लेस देन जीरो है। तो इधर कम पोटेंशियल, इधर ज्यादा पोटेंशियल, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस बन गया। तो जहां भी पोटेंशियल का डिफरेंस होता है वहां एनर्जी स्टोर्ड होती है। जहां पर भी पोटेंशियल का डिफरेंस होता है वहां पर एनर्जी स्टोर्ड होती है। तो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर हो सकती है, डेफिनेटली, श्योरली। पोटेंशियल डिफरेंस बना देंगे, एनर्जी स्टोर हो जाएगी। क्लियर है? तो कैपेसिटर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है। क्या इसका कैपेसिटेंस कैसे डिफाइन करते हैं? इसका कैपेसिटेंस कैसे डिफाइन करते हैं? तो इसका C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। मतलब कितना चार्ज यहां से यहां पर चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं ना, इधर से इधर तक चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है। चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है। चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है। तो पूछा जाएगा कितना चार्ज ट्रांसफर किया जाएगा पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, वो होगा कैपेसिटेंस। कितना चार्ज ट्रांसफर किया जाएगा पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, वो होगा कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज चार्ज ट्रांसफर पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, ऐसे कौन कौन से कैपेसिटर होते हैं? दो तरह के कैपेसिटर होते हैं, इन्हें बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। ओके, कैसे डिफाइन करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को? तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को अगर हमें डिफाइन करना है तो हम बोलेंगे इसमें दो प्लेट्स होंगी आमने सामने, एक प्लेट पर से उठा करके दूसरे प्लेट पे चार्ज दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा? बैटरी से। बैटरी का काम होता है एक जगह से चार्ज उठा करके दूसरी जगह रखना।
बैटरी एक पंप की तरह काम करती है। पानी कैसे एक जगह से उठा के दूसरी जगह फेंकती है पंप, वैसे ही बैटरी चार्ज उठा के एक जगह से दूसरी जगह फेंकती है। अब जहां पर पॉजिटिव चार्ज वहां पर पोटेंशियल ग्रेटर देन जीरो, जहां पर नेगेटिव चार्ज वहां पर पोटेंशियल लेस देन जीरो। ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। इसी पूरी चीज का जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस को लिखेंगे हम एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक, कैपेसिटर को इसका कैपेसिटेंस लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमारा होता है परमिटिविटी। इसमें हम लिखेंगे ए इस प्लेट का एरिया, डी क्या होगा इस प्लेट दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस। ओके, कैपेसिटर कैपेसिटेंस का पूरी की पूरी बात समझ में आ गई। कैपेसिटेंस समझ में आ गया। आप याद रख सकते हैं CEAD, सीड। कूल, सॉर्टेड। अब यहां पर क्या होगा कि चीकू भाई अगर मैंने कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो क्या होगा? तो बहुत ही सिंपल, डाइलेक्ट्रिक मतलब कैपेसिटर के अंदर मैंने एक इंसुलेटर भर दिया। यहां पर इस जगह पर मैंने पूरा कैपेसिटर के अंदर कुछ ऐसा मटेरियल भर दिया जो इंसुलेटर है, डाइलेक्ट्रिक है। ठीक, तो क्या होगा भैया? तो यहां पर इस जगह पर जो कैपेसिटेंस था वो पहले कितना था? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी था। तो इस एप्सिलॉन की जगह हमने यहाँ मीडियम भर दिया, मटेरियल भर दिया। तो जो एप्सिलॉन था, एप्सिलॉन नॉट था, ये अब हो जाएगा, पहले क्या था? सिंपल। अब जो नया होगा वो हो जाएगा ई ए बाई डी। ई को अपन क्या लिखते हैं? ई को अपन लिखते हैं, ध्यान से देखना, इस ई को अपन क्या लिखते हैं? ई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। और इस ई आर को ही हम लिख देंगे के। ई आर और के बराबर होते हैं, ठीक है? ई आर और के, ई आर को बोलते हैं बढ़िया रिलेटिव परमिटिविटी और के को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक ही बात होती है दोनों, तो हम यहाँ पे लिख देंगे के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये हो जाएगा सी डैश। सी डैश विल बी इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। एवरीवन इज सुपर डुपर क्लियर एंड सॉर्टेड अबाउट दिस। तो अगर मेरे पास एक यहाँ पर कैपेसिटेंस है, जो कैपेसिटेंस सपोज 4 म्यू फेरेड का है, ठीक, इसके अंदर किसी ने बोला कि डाइलेक्ट्रिक डाल दो, डाइलेक्ट्रिक 2 जिसका k इज इक्वल टू 2। के भैया रिलेटिव जो है उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है, ये 2 का डाल दिया। अब कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? तो पहले कितना था भाई? एकदम सिंपल कंडीशंस में ये कितना था? 4 था। इसके अंदर हमने एक 2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कैपेसिटर के अंदर फिलअप करा। जैसे ही हमने इसके अंदर फिलअप करा, ये कैपेसिटेंस हो गया 4 मल्टीप्लाइड विद 2 दैट इज 8। इसको इसके अंदर फिलअप करा, दैट इज 4 मल्टीप्लाइड विद 2 8। एवरी सिंगल वन ऑफ यू सुपर डुपर क्लियर एंड सॉर्टेड? यस, ओके। द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सवाल देखते हैं इसी चीज पे, ठीक है? तो मतलब यहाँ पे हुआ क्या था इस चीज में, ये तुम्हें समझ में आ गया ना कि इसके अंदर के डाला तो कैपेसिटेंस डबल हो गया। अगर के 4 का डालते तो ये 16 हो जाता। कैपेसिटर 10 का डालते के इज इक्वल टू 10 वाला इसके अंदर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल देते तो इसका कैपेसिटर कितना हो जाता? कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना हो जाता? 10 टाइम्स बढ़ जाता। ओके, मतलब अगर यहाँ पर एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है, अगर इसके अंदर मैंने एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाला जो K का है, तो जो नया कैपेसिटेंस होगा ये सब मिला करके ये आ जाएगा C डैश इज इक्वल टू KC। कूल, हर एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई भैया। ओके, द कैपेसिटर ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस 5 म्यू फेरेड इज ऑर्डर टू मेक इट कैपेसिटेंस इतना व्हिच वुड बी फॉलोइंग वी कैन डन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वी कैन डन। ठीक है, तो यहाँ पर एक कैपेसिटर है, ये 5 का है और हमें इसे 25 का बनाना है। तो ये 5 का है और इसे 25 का बनाना है। ठीक, मतलब इसका C कितना है? 5 है और हमें इसका KC, समझ गए? इसका K इंटू C इसे 5 गुना बढ़ा देना है। मतलब इसके अंदर हम एक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल देंगे, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, एक डाइलेक्ट्रिक कुछ भी इंसुलेटिंग मटेरियल भर देंगे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 होगा। तो इसका कैपेसिटेंस 5 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो C डैश कितना हो जाएगा? K इंटू C। तो C से कितना हो जाता है? KC। क्लियर है? कैसी बातें कर रहे हो? समझ में आ गया भैया? बहुत अच्छे से क्लियर। कैपेसिटर को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपेसिटर को जब सीरीज में जोड़ते हैं, जैसे रजिस्टर याद है, रजिस्टर को जब सीरीज में जोड़ते थे तो क्या होता था? तो जैसे 1 2 और 3, तो यहाँ पर इन तीनों को जोड़ देते थे 1 + 2 + 3। क्लियर है? ओके ओके ओके, तो ये कितना आ जाता था? 6 आ जाता था। लेकिन जब ये सीरीज में होंगे तो इनको सीधा नहीं जोड़ा जाएगा। इसके लिए लिखा जाएगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। सॉर्टेड, क्लियर, क्लीन है? ये उल्टा ऐड होंगे, एकदम उल्टे ऐड होंगे। सॉर्टेड है एकदम, बहुत अच्छे से क्लियर। तो जब ये सीरीज में है तो पैरेलल की तरह ऐड होंगे, और जब पैरेलल में होंगे तो सीरीज की तरह ऐड होंगे। तो रेजिस्टेंस सीरीज में सीरीज की तरह ऐड होता था, पर ये सीरीज में पैरेलल की तरह ऐड होंगे। सॉर्टेड सॉर्टेड सॉर्टेड। तो आपको याद रखना है सीरीज में, जब भी ये सीरीज में पैरेलल की तरह ऐड हो रहे हैं, हमेशा ये बात आपको याद रखनी है, सीरीज में पैरेलल की तरह ऐड हो रहे हैं। सारे के सारे एक जैसे हैं तो आप लिख दोगे C/N। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर 5 5 5 के 3 कैपेसिटर हैं, 5 5 5 के 3 कैपेसिटर हैं, इसका C इक्विवेलेंट पूछा जाएगा कि तीनों को ऐड करके एक बताओ, तो हम लिख देंगे 5/3। कूल।
कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है। यहाँ पर अगर हमारे पास दो कैपेसिटर हैं, एक कैपेसिटर ऐसा है 5 और एक कैपेसिटर ऐसा है 4, तो अगर हमसे पूछ लिया सी इक्विवेलेंट बताओ तो हम लिखेंगे 5 × 4 अपॉन 5 + 4। एवरीवन इज सुपर डुपर क्लियर? C1 C2 अपॉन C1 + C2 इस तरह से ऐड किया जाएगा इन चीजों को, आपको तरीका बता दिया। पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो सीरीज में पैरेलल की तरह ऐड कर रहे थे, तो रेजिस्टेंस के साथ क्या करते थे भैया पैरेलल में, जैसे ये R1 था या R2 था, तो जब भी हम R इक्विवेलेंट निकालते थे तो हम क्या लिखते थे, हम सीधा सीधा लिखते थे 1/R1 + 1/R2। लेकिन यहाँ पर जब कैपेसिटर है तो हम कैपेसिटर के केस में लिखेंगे सीधा C1 + C2, सीधा ऐड करेंगे। तो यहाँ कैपेसिटर के ऐड में, कैपेसिटर में हम सीधा सीधा C1 + C2 + C3 + C4 ऐसे सीधा 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 ऐड कर देंगे। क्या बात समझ में आ गई? ओके, क्लियर, क्लीन, सॉर्टेड। अब यहाँ देखो कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के आगे मैंने ऐसे बैटरी लगा दी, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो यहाँ एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है। क्लियर? तो क्या करेगी, बैटरी पंप करेगी ना, इधर से चार्ज उठा करके इस तरफ पंप करेगी। कितना चार्ज पंप करेगी, सपोज कुछ चार्ज पंप करेगी, तो Q विल बी इक्वल्स टू CV। हमने सबसे शुरू में फॉर्मूला देखा था, C = Q/V। तो जितना चार्ज ये बैटरी यहाँ से उठा करके यहाँ पे पंप करेगी वो होगा Q = CV, मतलब इस पर प्लस चार्ज आएगा CV और यहाँ पर -CV चार्ज आएगा। तो -CV चार्ज इधर से इधर चला गया, सॉरी +CV चार्ज इधर से उठाया इधर चला गया, तो इधर -CV आ गया, इधर +CV आ गया। ओके, सॉर्टेड। Q = CV चार्ज इसने पंप करा। तो बैटरी जो काम करेगी यहाँ पे, वर्क डन बाय बैटरी, कुछ काम करा बैटरी ने। तो हमने पूछा बैटरी तूने कितना काम करा, तो बैटरी हमें बताएगी मैंने काम करा है CV², मतलब बैटरी हमें बताएगी Q × V। बेटा Q × V, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, याद है क्या फॉर्मूला, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, Q × V, Q × पोटेंशियल डिफरेंस। सॉर्टेड सॉर्टेड सॉर्टेड। तो यहाँ Q को मैं क्या लिख दूंगा, ध्यान से देखो बेटा, Q को मैं लिख दूंगा CV। अब लिखेंगे CV × V, दैट इज CV²। तो वर्क डन बाय बैटरी कितना हुआ, CV²। अब बैटरी हमेशा CV² काम करेगी, लेकिन एनर्जी कितनी स्टोर हुई इसके अंदर, आधी। तो आधा काम तो बर्बाद चला गया, आधा काम हीट में चला गया, तो हीट लॉस कितना होगा, CV²/2। बैटरी ने कितना काम करा, CV², उसका आधा हीट में चला गया, तो एनर्जी स्टोर्ड कितनी हुई, एनर्जी स्टोर्ड होगी CV²/2। तो CV² बैटरी ने काम करा, QV CV², आधा काम हीट लॉस, आधा काम एनर्जी स्टोर्ड। तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होगी उसे हम लिखेंगे ½ CV²। एवरीवन, आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू ½ CV²। इसी चीज को लिख सकते हैं कि बैटरी ने जो काम करा था Q × V, उसका आधा। ठीक, इसी चीज को लिख सकते हैं Q²/2C। Q²/2C कैसे लिख दिया चीकू भैया, तो यहां पर मैंने V = Q/C ये वैल्यू डाल दी, तो Q²/2C आ गया। एवरी सिंगल वन ऑफ यू इज सुपर डुपर क्लियर भाई? ठीक, Q²/2C, यहाँ पर पूरी की पूरी बात Q²/2C वगैरह सब कुछ। देखो भैया, अगर मैं यहाँ पर पता करना चाह रहा हूँ कि इसकी एनर्जी डेंसिटी कितनी है, तो मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला और याद करूंगा कि भैया अगर मुझे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर एनर्जी डेंसिटी पता करनी है, तो मैंने बात करी इसके अंदर एनर्जी कितनी स्टोर्ड है, अगर इसी के अंदर एनर्जी डेंसिटी कितनी स्टोर्ड है वो मुझे पता करनी है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा E0 इज एनर्जी डेंसिटी, या ED लिख देता हूँ, एनर्जी डेंसिटी इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू ½ E का स्क्वायर। व्हाट इज E? E होती है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है Q/E। ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा। एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जो होती है वो होती है Q/E। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर होती है। ओके, अब ½ E², ये इसकी होगी एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी नहीं है, एनर्जी डेंसिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, Q/E हमेशा। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। सारे के सारे फॉर्मूले मैंने कवर कर दिए, हर एक चीज यहाँ पर कवर हो गई। 1 घंटे में आपका पूरा के पूरा लेक्चर कंप्लीट हो गया। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, दिस इज मी चीकू भैया, साइनिंग ऑफ, बाय बाय, गुड नाइट।